स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करने वाले हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लेके आता है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा जिन बच्चे को कंप्यूटर वगैरह अच्छी तरह से थोड़ा आता है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की समझ है, तो वो बच्चे आराम से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर का अभी सी भी नहीं जान रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देर कोई नहीं करेंगे हम लोग, और टेंशन भी नहीं लेना है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कम्युनिकेशन के इस पहले सेशन को, और ये कम्युनिकेशन का पहला लेक्चर होगा और आपको पार्ट बाय पार्ट जो है कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकेगा। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल से डेली UGC नेट के अलग अलग पेपर 1 और पेपर 2 के जो है कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए बच्चे, जो भी हमारे ऑफलाइन क्लास का लाभ लेना चाहते हैं वो हमारे जो है ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो पता है वो है सौम्या एजुकेशन, जो कि पूर्णिया के DIG चौक में स्थित है। ठीक है, अगर आप सभी बच्चे में से किसी को हमारे मतलब कि कोचिंग से लाभ लेना है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। उस डिस्क्रिप्शन में जा करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच से जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग तक नहीं आ सकते हैं, वैसे ही स्टूडेंट जो है पूर्ण रूपेण हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारे ऐप में रिकॉर्डेड क्लास, लाइव सेशन और नोट्स और PDF जो है साथ साथ अलग अलग क्वेश्चन के डिस्कशन भी जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। तो आज ही डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को। तो चलिए, अब हम लोग देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। तो क्वेश्चन 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लाते हैं आपके स्क्रीन पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है क्वेश्चन कि जब संचार का मतलब कम्युनिकेशन, जब संचार इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है। जब किसी कम्युनिकेशन को हम इच्छा के अनुरूप करते हैं तो इसका मतलब क्या है। प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हम मोबाइल ही चलाते हैं, तो मोबाइल चलाते हैं तो हम मोबाइल में जो चीजें देखना चाहते हैं तो आपको उन्हीं चीजों को क्या किया जाता है, तकनीकी के द्वारा दिखाया भी जाता है। जहां आप उस पर 2-4 सेकंड अगर टाइम दे देते हैं तो वो आपके इंटरेस्ट को जान लेता है। जैसे कि आजकल रील्स का जमाना है, ठीक है, तो और रील्स में भी आप किस टाइप के रील्स देखना चाहते हैं वो रील्स आपको क्या करेगा, वो वॉच कर लेता है। ठीक है, तो वो वैसे ही जो संदेश है वो आपके मोबाइल पर क्या होते हैं, आते रहेंगे और आपके इंटरेस्ट बढ़ते रहेंगे। तो प्रेषक के अकॉर्डिंग ही जो संदेश होते हैं वो प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं। ठीक है, और आपकी इच्छा क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसी तरह ये है संचार। तो चलिए, ये एकदम सही कह रहा है। दूसरा है प्रभावी संचार सूचना के आधार पर कार्य की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल ये भी सही है कि प्रभावी जो संचार होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, वो इंफॉर्मेशन के बेस पर कार्य की एक क्या है, प्रक्रिया है। बिल्कुल, उसमें हमें कार्य करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर है वाणी संचार से हमें संचार की भावनाओं का पता चलता है। ये भी सही
सही है, जब हम वाणी संचार की बात करते हैं तो इससे किसी व्यक्ति के भावनाओं का हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ हमें इच्छा अनुरूप की बात कर रही है, तो वो इच्छा अनुरूप में नहीं कि हम किसके सामने कैसी वाणी बोलेंगे, वो वाणी हमारी इच्छा के अनुसार होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल तो गलत ही है। अब ए और बी में सबसे बेस्ट है ए नंबर, तो राइट आंसर जो है ए हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से संचार किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है। ठीक है, तो जब हम कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो किस पर, विचार पे आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, तो विचार किसी की का तभी ना आप समझेंगे जब आप उनके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, बिना अर्थ का विचार की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट होगा लेकिन उससे और शब्द की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन शब्द भी कैसा होना चाहिए, तो अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संचार का संदर्भ कहा जा सकता है। तो संचार का संदर्भ हम किसको करेंगे, तो संदेश ग्रहण के साथ हस्तक्षेप नहीं। संदेश ग्रहण करने के साथ अगर हस्तक्षेप रहेगा, रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तो हम संचार का संदर्भ उसको नहीं करेंगे। चलिए, तो प्रभावी संचार चलिए मानते हैं संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि, यानी कि कोई भी मैसेज का ओरल और जो भी मतलब कि अन्य माध्यम होते हैं जैसे कि मैगजीन हो गया, दूरदर्शन हो गया, इसकी प्रतिपुष्टि। तो चलिए ये सही है, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मानिए भी। फिर है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण, तो ये दोनों से क्या है, अच्छा है। कोई भी संचार जो होना चाहिए वो एक बातचीत की क्रिया पे आधारित होनी चाहिए। भौतिक और मनोवैज्ञानिक, यानी कि अगला जो है क्या चाहता है, कौन से संदेश को पाना चाहता है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक वातावरण और भौतिक वातावरण के अकॉर्डिंग ही बातचीत करने के लिए हम संचार के संदर्भ में बात करते हैं। तो ये दोनों से ज्यादा जो अच्छा ऑप्शन होगा वो डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संचार का रैखिक मॉडल है। ठीक है, बर्लो महोदय जो थे वो क्या थे, तो एक जो है वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो कौन सा बर्लो के संचार का रैखिक मॉडल है, लीनियर मॉडल है, ये बताना है। तो वो मॉडल था SMCR। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि लोग केवल संचार के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं। ये ऐसा कथन किसने कहा था, तो ऐसा कथन कहा था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है। ठीक है, तो कौन सा ये चारों ऑप्शन में से प्रभावपूर्ण संवाद को जो है क्या करेगा, संवाद की क्षमता पर निर्भर करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है शिक्षा के स्तर पर। तो प्रभावपूर्ण संवाद चलिए शिक्षा के स्तर पर मानिए, यह एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है जिसे सीखा नहीं जाता है। सीखा नहीं या जाता है नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो बिल्कुल गलत है। ये जब भी हम प्रभावपूर्ण संवाद की बात करते हैं और इसकी क्षमता की बात करते हैं, तो ये स्वाभाविक प्रतिभा तो होती है और इसको सीखा जा सकता है। ठीक है, ये गलत है। फिर है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। तो प्रभावपूर्ण संवाद क्या केवल
टेक्नोलॉजी के उपयोग पर भी करते हैं, जैसे कि मैगजीन, मतलब मैगजीन नहीं बोलेंगे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या होते हैं, संदेश को प्राप्त करते हैं। फिर है नेक्स्ट अधिगम क्षमता पर। तो इससे सबसे जो अच्छा और बेस्ट ऑप्शन जो हम देख रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अधिगम क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप में प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता क्या होती है, निर्भर करती है। अगर आप न्यूज़ ही देखते हैं तो न्यूज़ में आप क्या है, हिंदी के भी न्यूज़ देखते हैं, इंग्लिश के भी न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश के न्यूज़, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पर क्या है, आपकी अधिगम क्षमता बेस्ट है, ठीक है। इसलिए आपका जो है संवाद जो है, यानी कि प्रभावपूर्ण संवाद जो है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, आपकी क्षमता पे आधारित हो रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें, चाहे शिक्षा के स्तर रहे, चाहे प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रहे, ये सब किस पे डिपेंड करता है, अधिगम क्षमता पर। तो राइट आंसर क्या देंगे हम, राइट आंसर डी दे देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि यह मान लिया जाए कि संचार का कोई आरंभ या नहीं है, आरंभ नहीं है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई भी संचार का कोई आरंभ नहीं हुआ है, तो ये क्या मान लिया जाएगा। तो चलो नहीं आरंभ हुआ तो यानी कि वो प्रक्रिया पर है, ठीक है, एक प्रोसेस है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बातचीत मध्यस्थान भी नहीं है, मीडिएटर की कोई बात ही नहीं है, बातचीत भी नहीं होगी, लेन देन भी नहीं होगा, क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। उस प्रक्रिया में कोई कमियां हो या वो प्रक्रिया भी चल रहा हो, इसलिए जो है संचार का कोई अगर आरंभ नहीं हुआ है यानी कि उसकी कोई प्रक्रिया में कमियां हुई होगी, ठीक है, या वो प्रक्रिया वो क्या है, अभी क्या है, चल रहा है, उस पर अभी पूर्ण रूप में काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से संचार के आवश्यक घटक कौन से हैं। तो संचार के आवश्यक घटक कौन से हैं ये देखिए। संचार के लिए क्या चाहिए, तो पहले सोर्स चाहिए, ना कि पहले संकेत या प्रतीक मतलब चिन्ह नहीं, तो पहला सोर्स जैसे कि कोई भी घटना, जैसे कि कहीं ट्रेन हादसा हो जाता है, कहीं मतलब कि कोई ऐसी बातें हो जाती है, कोई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे, इकोनॉमिकल मुद्दे, या फिर आप सोशल कोई भी मैटर हो जाता है, तो एक स्रोत चाहिए संचार के लिए, ठीक है। उसके बाद तभी हमें वहां से क्या मिलेगी, संदेश की प्राप्ति मिलेगी, और जब संदेश में की प्राप्ति मिलेगी तो वो क्या होगा, हस्तक्षेप पे आधारित होगा कि कौन सा न्यूज़ जो है, कौन सा मैसेज जो है हम डालें या नहीं डालें, कहाँ हमें जो है अपने आप को क्या करना है, हस्तक्षेप पर आधारित रखना है, सीमा को लांघना नहीं है, उन सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं। और ये जो प्रसारण होता है वो किसी चैनल के माध्यम से होता है, जैसे कि हमारे और आपके बीच जो एक कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक चैनल है जो कि हमारा YouTube है, ठीक है, जिसका नाम है सौम्या एजुकेशन, ठीक है। उस चैनल से हम आपको इस शिक्षा से संबंधित जो है संदेश दे रहे हैं, ठीक है। फिर चैनल से क्या है, प्राप्तकर्ता जो है संदेश को प्राप्त करते हैं, फिर प्रतिक्रिया उनका होता है कि वाह कितना मजा आ गया पढ़ करके, ऐसी बातें, और उनके क्या है, वो जो मतलब की बातें होती है, जो भी संदेश, तो किसी के रेफरेंस में होती है, किसी नॉलेज के, किसी भी ज्ञान के रेफरेंस में होती है। ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतया पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होता है। तो जब हम पारस्परिक संचार की बात करते हैं तो पारस्परिक संचार में लागू क्या होगा, क्षमा योग्य नहीं, विस्मरणीय। तो देखिए संचार के संदर्भ में देखिए कौन सा लक्षण पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होता है, तो विस्मरणीय, यानी कि जो बातें हम भूल चुके हैं उन बातों को हम क्या करते हैं, उस संचार से
संबंधित करते हैं ताकि हम दुनिया को याद दिला सके। ठीक है, चलिए मानिए। फिर है प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल, यानी कि कोई संचार होते हैं जो कि बार बार क्या होते हैं, उस पर अपडेट आते रहते हैं जब तक कि मुद्दा क्या ना हो जाए, सुलझ ना जाए। ठीक है, फिर है अपरिवर्तनीय, नहीं इसको परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो अब है विस्मरणीय और प्रतिवर्ती। तो विस्मरणीय और प्रतिवर्ती में जो सबसे अच्छा है वो विस्मरणीय है। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा मुद्दा है, जैसे कि आप निर्भया हत्याकांड ही सुने थे, तो एक समय में इसका न्यूज बहुत चला था। ठीक है, और एक समय में क्या हुआ, लोग उसको भूल भी गया, और कुछ समय के बाद जब सीमा नाम की लॉयर आई तो तब क्या हुआ, निर्भया को क्या मिला था, यानी न्याय मिला था। ठीक है, तो और उसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो ये फिर जो मुद्दे को हम लोग भूल गए थे, तो फिर हम लोग सूचना के द्वारा, संदेश के द्वारा उसको क्या क्या किए, रिकॉल कर लिए। तो इसलिए यहाँ हम क्या बोलेंगे, विस्मरणीय जो मतलब कि लक्षण वाली बातें होती है वो क्या होता है, पारस्परिक संचार के संदर्भ से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट राइट आंसर इसका बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्या दो तरफा संचार प्रभावपूर्ण होता है? जैसे दो तरफा संचार है, क्या ये प्रभावपूर्ण होगा, बताइए जल्दी से। तो दो तरफा जो संचार होते हैं तो ये प्रभावपूर्ण होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ है कि कभी नहीं, सदैव, उपरोक्त में से कोई नहीं, शायद कभी कभी। तो देखिए कभी नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी हम पक्ष और विपक्ष दोनों संचार सुनते हैं। ठीक है, इसलिए गलत। सदैव यानी हमेशा ऐसा नहीं कि सुनते ही हैं, ऐसी बात नहीं, डिपेंड करता है कि मुद्दा क्या है। ठीक है, अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं, और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो सही है। फिर है शायद ही कभी, ये नहीं, तो राइट आंसर डी होगा। थोड़ा सा ये सीक्वेंस नहीं है एबीसीडी का, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक संदेश को, जैसे कि कोई संदेश है, ठीक है, तो एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है, बताइए। तो अच्छे संचार कौशल का उपयोग करने पर, तो देखिए एक संदेश को किन परिस्थिति में प्रभावी समझा जा सकता है। अब अच्छे संचार कौशल का उपयोग करने पर, चलिए मानते हैं अभी, ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापस दोहरा करके नहीं, प्राप्तकर्ता द्वारा यानी रिसीवर द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना, ये क्या है, इससे ज्यादा बेहतर है, यानी ए से ज्यादा बेहतर है, इसलिए इसको रॉन्ग करिए। संदेश को केवल पारस्परिक, जहां केवल वाली बात हो वो ऐसे भी रॉन्ग होता है, तो केवल पारस्परिक संचार में प्रेषित करके ये गलत हो गया। तो चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा कथन, ठीक है, निम्न में कौन सा कथन दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। संचार में शरीर क्रियात्मक यानी कि फिजियोलॉजिकल और शोर यानी नॉइज को खत्म करना नहीं, ठीक है, फिर से इसको समझिए। दूसरे के साथ जब हम बातचीत यानी संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है, कब, जब शरीर में, संचार में शरीर मतलब कि क्रियात्मक और शोर को खत्म कर देगा। देखिए नहीं, ऐसा नहीं, बातचीत करने के लिए क्रियात्मक, शरीर को क्रियात्मक रूप से एक्टिव बनाना होगा, ठीक है। चलिए, जहां गलत समझ जाने की संभावना बिल्कुल रहती है, नहीं, गलत बातों को एकदम नहीं कि हम उसको संवाद स्थापित करने की कला पे आधारित करेंगे, नहीं। जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभ, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जिस संवाद से अच्छे संबंध बने, अच्छा प्रतिफल दे, अच्छा लाभ हो, वैसे संवाद को हम क्या करेंगे, यानी कि स्थापित करेंगे और सीखने के लिए इसे महत्वपूर्ण बनाएंगे। बाकी ये गलत हो जाए उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग, ठीक है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संचार प्रतिक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक रूप से परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ एक वर्ड की बात हो रही है, तो कौन सा वर्ड का प्रयोग जो है संचार प्रक्रिया के दौरान, कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सिंबॉलिक रूप में हम एक क्या करते हैं, कोड और डिकोड की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोड यानी कि कूट लेखन, ठीक है, कूट लेखन, ठीक है। जब हम कूट को व्याख्या करते हैं तो वो डिकोड कहलाता है, यानी कोड को क्या करना, डिस्क्राइब करना ही डिकोड कहलाता है। ये डिकोड नहीं होगा, गलिपी पठन यानी कि डेसिफेरिंग रीडिंग नहीं होगा और विस्तार करना भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जब अपने आप को वर्णित करता है तो उसको क्या कहा जाएगा, स्व अवधारणा, यानी कि अपने बातों को, अपने कॉन्सेप्ट को वो बताना चाहता है। स्वयं की अनुभूति के आधार पर स्वयं को जागरूक रखकर अपने कॉन्फिडेंस और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजना और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो कौन सा शब्द जो है वो संदेश को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होगा। तो संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या होगा, इसके लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक क्या है, तो एक जो है लिसनर और दूसरा स्पीकर, ठीक है, पहला स्पीकर और दूसरा लिसनर का होना जरूरी है। यानी कि दो व्यक्ति संवाद यानी कि डायनामिक कम्युनिकेशन पर, यानी दो व्यक्ति संवाद पर क्या होगा, आधारित होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बाकी संकेत वाचन के लिए नहीं, कूट लेखन, लेन देन, संव्यवहार नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का मूल तत्व है, ठीक है। तो कौन सा जो है प्रभावी संचार का मूल तत्व है ये बताना है, मेन जो एलिमेंट की बात हो रही है ये। तो देखिए जब भी प्रभावी संचार की बात करते हैं तो प्रभावी संचार वह होता है जिसके अच्छे फीडबैक हो या बुरे फीडबैक हो, ठीक है, यानी कि अच्छे बुरे दोनों फीडबैक मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी संचार, ठीक है। मेनली इसमें जो होते हैं ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो राइट आंसर इसका हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता से, उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो भी अपनी भावनाओं को क्या करेंगे, यानी कि सरलता से अभिव्यक्त करेंगे, खुले भाव से अभिव्यक्त करेंगे, तो उसको आक्रामक कहेंगे नहीं, असभ्य कहेंगे नहीं, स्वीकारात्मक कहेंगे ना कि अविवेकी कहेंगे। ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा जो है कथन संस्कृति के बारे में देखना है। तो विचार व्यक्त करने या सूचना संप्रेषण के लिए अमौखिक माध्यम का उपयोग होता है, नहीं, मौखिक माध्यम का उपयोग होता है। ये गलत हो गया। अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है, बिल्कुल,
ठीक है, कि जो भी मैक्सिमम नॉलेज होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, मैसेजेस होते हैं, इसको हम ओरल जो है मैसेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है, नहीं, जब तक हम किसी जो है लिसनर के पास रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो यह स्पष्ट नहीं होगी। ज्यादातर जानकारी अप्रासंगिक होती है, तो नहीं, तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति यानी कि हाई कंटेक्स्ट कल्चर के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा कथन इसमें मतलब कि उच्च संस्कृति के बारे में सही होगा, ये बताना है। ठीक है, अधिकतर जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संदर्भ में होती है, नहीं, अधिकतर जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संदर्भ में होती है, ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति या किसी संदर्भ में कि अगर जोड़ा है तो चलिए मानते हैं, अभी हम गलत इसको नहीं करेंगे। फिर अधिकतर संदेश बोलचाल के रूप में होता है, नहीं, बोलचाल के ही रूप में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे संदेश होते हैं जो कि हम न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, बहुत सारे बुक्स के द्वारा, बहुत सारे मैगजीन के द्वारा भी क्या करते हैं, मतलब कि इससे जानते हैं। ठीक है, फिर अधिकांश लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है, अधिकांश लोग मौखिक भाषा का या उससे कम लिखित भाषा का और उससे भी कम सांकेतिक भाषा का होता है। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए अब अगर आगे है कि अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही, कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी मैसेज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और मैसेज निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैसेज कितना सही और कितना गलत है, हम उसको कितना मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए कुछ मैसेज जो हैं वो मतलब मैक्सिमम मैसेज अनकहा भी हो सकता है, जो हमारे सामने आता है। आप जितने सोशल मीडिया में मैसेज देखते हैं, क्या सबके सब सही ही होते हैं? नहीं। ठीक है, कुछ अनकहे भी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया यानी कि डी हो जाएगा। तो हाई मतलब उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे ये उपयुक्त है। चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है? तो प्रचुर मात्रा में जानकारी को पहुंचाता है, बहुत ज्यादा आंकड़ा, तो जानकारी, तो आंकड़ा तभी होगा, डेटा कि जब हम बात तभी करेंगे जब उसके बारे में नॉलेज हो। तो डेटा बाद में, डेटा पहले, तब पहले नॉलेज तब डेटा। ठीक है, फिर है संक्षिप्त प्रमाण, फिर है तथ्यों का दोहराव। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में जानकारी, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संचार के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? तो प्रभावी संचार की बात हो रही है, तो प्रभावी संचार के लिए हम क्या करेंगे, संचार चैनल माध्यम का चयन करने पर, नहीं, मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन करेंगे। ठीक है, संचार के उद्देश्यों को निर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाई करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल है, संचार के लिए मीडिया का चयन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए प्रभावी संचार है, तो प्रभावी संचार के लिए स्पेसिफाई करना, विशिष्टता पे आधारित करना कि आपको कौन से संचार में क्या है, इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, सबसे बेस्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीज का बात करेंगे और सारी चीज क्या होनी चाहिए, यानी कि संचार के लिए स्पेसिफाई होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है?
तो कौन से प्राथमिक चैनल का प्रयोग किया जाएगा? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अन्य लोगों के साथ, ठीक है, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन सा प्राथमिक चैनल का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो रेडियो और टेलीविजन का नहीं, ईमेल का, ठीक है, स्वर का लहजा नहीं, दृष्टि और ध्वनि का। यानी कि जब आप जो है अन्य लोगों तक की बात करते हैं, अपनी बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या, यानी कि दृष्टि और ध्वनि प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिससे कि आप उस संवाद को अन्य लोगों तक क्या करेंगे, पहचान सकेंगे, पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से संकेतीकरण यानी कि इनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है? जब हम संकेतीकरण की बात करते हैं तो इनकोडिंग के लिए प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु, तो देखिए इनकोडिंग और डिकोडिंग की जब बात होती है तो फीडबैक कोडिंग के लिए जो है चलिए होता है, लेकिन अभी इसको प्रोत्साहित की बात हो रही है, तो उसको अभी डिटेल नहीं करेंगे। जब हम उसको डिकोड में बदलते हैं, कोड को जब हम डिकोड में करते हैं, कोड को जब हम व्याख्या पे करते हैं, तब उसकी प्रतिपुष्टि की बातें आती है। फिर है शोर समाप्त करने हेतु, तो देखिए नहीं, जब यहाँ संकेतीकरण की बात आ रही है तो ये शोर समाप्त करने हेतु इसको हम नहीं करते हैं। संदेश उत्पत्ति हेतु, तो संदेश उत्पत्ति हेतु बिल्कुल करते हैं। फिर है डी नंबर में संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु, तो सही संदेश की व्याख्या संकेत में नहीं करेंगे, आपको संकेत को संकेत से ही बताना होगा, इशारे से बताना होगा, तो उसमें व्याख्या की बात हम नहीं करेंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी भी संचार प्रकार के संचार को प्रभावी तब माना जाएगा यदि यह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप में वितरित हो। बिल्कुल, संचार जो होना चाहिए वो धीरे धीरे और क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि प्राप्तकर्ता को, रिसीवर को व्यापक रूप से उस संचार की समझ हो सके। ये बिल्कुल हम सही बोल सकते हैं। चलिए मान लिया भी। फिर है यह एक शांत स्थिति में हो, तो संचार को प्रभावी क्या शांत स्थिति में है, जहाँ हल्ला गुल्ला, जहाँ लड़ाई मारपीट दंगे होते हैं, तो क्या वहाँ संचार नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है, ये हर मतलब कि शांत और अशांत हर वातावरण में संचार हो सकता है। ये गलत हो गया। यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है, हाँ बिल्कुल पहुँचता है, यानी कि संचार, प्रभावी संचार एकदम जो है रिसीवर तक पहुंचता है। कोई भी, जैसे कि अभी जो है जैसे कि यूक्रेन रसिया का, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हुआ, हम लोग तो वहाँ देखने नहीं जा रहे, लेकिन वो मैसेज क्या हो रहा है, हम तक डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल, क्योंकि ये मैसेज जो होते हैं वो प्राप्तकर्ता तक पूरी हर घटना आप घर बैठे देख रहे हैं, तो इसको भी चलिए मानते हैं हम लोग। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन की ओर जब हम जाएंगे, तो जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखना चाहेंगे अपने जैसे मोबाइल की, हर व्यक्ति क्या है आजकल हैबिचुएट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि भाई हमें रील्स देखना है तो आपको रील्स दिखाया जाता है, आपको न्यूज़ देखना है तो आपको न्यूज़ दिखाया जाता है, और न्यूज़ में भी आप अगर इंडिया का देखना चाहते हैं तो इंडिया का दिखाया जाता है, आप अगर फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को देखना चाहते हैं वो दिखाया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि आपके इंटरेस्ट, प्रेषक के जो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, प्राप्तकर्ता के जो इंटरेस्ट होते हैं, प्रेषक वही संदेश को वहाँ उनके तक पहुँचाता है। तो इसलिए सारा जो हम ऑप्शन देंगे और वो कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक, साथ ही यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। ये जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, डी में समाहित है, इसमें बेस्ट ऑप्शन और बड़ा सा टिक मार दिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संचार
संचार प्रक्रिया का भाग है। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन ऐसे 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। तो देखिए, तो कोई भी मानव पहले क्या करेगा, उसके लिए तो क्या संदेश तो होना जरूरी है। तो संदेश, चलिए यहाँ भी संदेश है, बाकी शोर तो कोई नहीं चाहता, कोई भी मानव नहीं चाहता है। प्रतिक्रिया हम तब देते हैं जब कोई संदेश को हम रिसीव करते हैं। तो चलिए, संदेश एकदम सही है। फिर है शोर और प्रतिक्रिया। देखिए, कोई भी संदेश जब आप जैसे खुशी वाले संदेश सुनते हैं तो आपका क्या प्रतिक्रिया, तो वो शोर पे होता है। ठीक है, यानी कि दोनों स्थिति में शोर होते हैं संचार में। ठीक है, और आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, पूर्ण रूप में आती है, ना कि उस संदेश का रिकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन वो शोर को क्या देता है, जन्म देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है कम्युनिकेशन चैप्टर का ये लेक्चर पहला था और इसमें हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी लगे आप सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम जान सके कि हमारा जो है आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो है इसका पार्ट 2, पार्ट 3, लेक्चर 3, 2 जो है इस तरह से आपको 2, 3, 4 करके आगे मिलता रहेगा। यानी कि इस कम्युनिकेशन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पार्ट बाय पार्ट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को, आप सब बढ़िया रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए आप सभी को बाय बाय।